आपको एक सिंपल साउथ अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा जिसका हंसता हुआ चेहरा देखकर आप कभी भी इसके दरिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। अगर आप हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों को बेरहम लीडर्स के तौर पर देखते रहे हो तो बेशक आप ईदी अमीन को अब तक नहीं जानते होंगे। इसके क्रूर कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मीट खाना। जी हाँ, ये जिन लोगों को मारता था तो कभी कभी उनके मीट को कच्चा खा जाता था या फिर लाशों से घंटों बातें करता हुआ उन्हीं के साथ सो जाता था। 70s के टाइम में युगांडा में मौत का दूसरा नाम था ईदी अमीन। इसने हथियार रखने के लिए युगांडा में बिल्डिंग बनवाई, लेकिन यहाँ हथियार नहीं रखे गए। यहाँ रखे गए ईदी अमीन के बंधक, जिन्हें वो बुरी तरीके से मारता, पीटता, उनके खून बहाता और अंत में उन्हें काट देता या बिजली से इलेक्ट्रीफाई करवा के मार देता। इसका बंदी कोई भी हो सकता था, चाहे वो इसका रेवलरी हो या इसका अपना ही आदमी या सोल्जर। इसके पागलपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी चौथी पत्नी से तलाक लेने के 1 साल बाद उसे प्रेगनेंसी की हालत में इसी कारागार में बुलाकर काट कर मार डाला। इसने अपने 8 साल के डिक्टेटरशिप में 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला। ईदी अमीन का जन्म 1925 में कोबोको नाम की एक जगह में हुआ था। अमीन के पिता का नाम एंड्रियस नायाबीर था, जो रोमन कैथोलिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, और इसने अपना नाम अमीन दादा रख लिया। जब इसका पहला बेटा जन्मा तब नायाबीर ने इसे ईदी अमीन नाम दिया। जल्दी ही ईदी अमीन के माँ बाप अलग हो गए और तब अमीन की माँ इसे अपने साथ लेकर बैम्बू सिटी में आ गई। शहर में गुजारा करना आसान नहीं था, ऊपर से भयानक गरीबी थी। अब खाने के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे, तो पढ़ाई का खर्चा अमीन की माँ कैसे उठा पाती। इसीलिए अमीन की माँ उसे ज्यादा नहीं पढ़ा पाई। लगभग 4th क्लास तक पढ़ने के बाद अमीन पैसे कमाने के काम में लग गया। कई सारे छोटे मोटे काम करने के बाद उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन कर लिया, जो कि उन दिनों ब्रिटिश कोलोनाइजेशन आर्मी का विंग था। अमीन का जन्म काकवा ट्राइब में हुआ था। वहाँ के लोग नेचर के काफी करीब होते थे। उनके जीने और रहन सहन का तरीका काफी अलग था। वो जानवरों को मारकर उसका खून पी जाया करते थे, उसके मीट को कच्चा खा लिया करते थे। कई सारे रिचुअल्स में कुर्बानी देना और मार काट इस ट्राइब के लिए बड़ी बात नहीं थी। ऐसी एनवायरनमेंट में बड़े होने की वजह से अमीन भी काफी खूंखार स्वभाव का था, और जैसे जैसे उसे पावर मिलता गया उसका ये हिंसक स्वभाव बढ़ता गया। 1946 में इसने आर्मी ज्वाइन की, जहां इसे किंग्स अफ्रीकन राइफल में बावर्ची का काम दिया गया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत वफादारी दिखाई। इसके क्रूर व्यवहार को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे आर्मी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। अंग्रेजों को लगा कि एक लोकल आदमी जो अपने देश के लोगों के प्रति इतना क्रूर है, वो इनके आर्मी में सोल्जर का काम अच्छे से करेगा। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ब्रिटिश आर्मी का वो हिस्सा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे विद्रोह को खत्म करने का काम किया करता था। इसी साल इसे सेना के सेवा के लिए केन्या भेज दिया गया, जहां इसने 1949 तक गिलगिल में भी काम किया। अमीन की लंबाई तकरीबन 6 फुट 4 इंच की थी और ये दिखने में भी काफी हट्टा कट्टा था, जिस वजह से ये दूसरे किसी भी साधारण व्यक्ति से काफी मजबूत दिखाई देता था। ब्रिटिश सेना ने इसकी वफादारी और इसकी कद काठी देखते हुए इसे रग्बी खेलना और वेट लिफ्टिंग करने की ट्रेनिंग भी दी। ब्रिटिश आर्मी में काम करने के दौरान ये 1951 से लेकर 1960 तक हेवी वेट चैंपियन रहा। जब अंग्रेजों ने इसे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ निर्दयी एक्शंस लेते हुए देखा, तब उन्होंने इसे सोमाली रेबल्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नॉर्थ केन्या भेज दिया, जहां इन्होंने 1952 में केन्या के माओ माओ विद्रोह के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और बड़े ही बेरहमी से लोगों को मारा। इस विद्रोह को दबाने में अमीन ने बहुत खून खराबा मचाया। लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ने लगा, उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगा। यहाँ से वापस आने के बाद अंग्रेजों ने इसे पहले कॉर्पोरल और फिर सार्जेंट के तौर पर प्रमोट कर दिया। अमीन को लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर वफादार देखकर 1959 में उसे 2nd क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो उस वक्त ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए हाईएस्ट आर्मी पोस्ट मानी जाती थी। इसी साल अमीन युगांडा वापस आया और 1961 में इसे कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। ये डेजिग्नेशन अब तक केवल 2 ही अफ्रीकन्स को दिया गया था। इन्हीं दिनों अमीन ने पूरे युगांडा में आतंक का कहर मचा दिया था।
इसके खूंखार स्वभाव पूरे देश में हो रहे थे। 1960 खत्म होते होते इसने पूरे युगांडा पर अपना सिक्का जमा लिया था। कहते हैं कि शैतान हमेशा जोड़ी में रहता है और ऐसा ही कुछ हुआ युगांडा में भी, जब ईदी अमीन और ब्रिटिश आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिसर मिल्टन ओबोटे की मुलाकात हुई। इन दोनों ने ही ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में काफी नाम कमाया था और अपने ही लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ मार दिया था, जिससे इनकी लॉयल्टी पर अंग्रेजों को अंधा विश्वास था। इसी वक्त इन दोनों ने मिलकर अफ्रीका से सोने और आइवरी, जिसे हाथी का दांत कहते हैं, उसकी स्मगलिंग शुरू कर दी। चूंकि दोनों ही हाई रैंक ऑफिसर्स थे तो इन्होंने इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजी कारतूसे, बुलेट्स और गन्स की भी स्मगलिंग शुरू कर दिया, जिससे कि ये बहुत पैसा कमाने लगे थे। 1960 खत्म होते होते तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इनके कारनामों पर शक हो गया था, तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन दोनों की जांच की मांग की थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा युगांडा अपने फ्रीडम को लेकर सड़कों पर उतर आया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ओबोटे ने अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और लोगों में फ्रीडम का होप जगाने लगा। वही ईदी अमीन इस दौरान युगांडा छोड़कर यूके भाग निकला। 1962 में युगांडा को आजादी मिली और मिल्टन ओबोटे इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना और ईदी अमीन डेप्यूटी कमांडर बनाया गया। 1964 में आर्मी पर अमीन के प्रभाव को देखते हुए इसे कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया गया और इसी दौरान ओबोटे ने युगांडा की प्रेसिडेंसी हासिल कर ली। इस पोस्ट पर अमीन ने 6 साल काम किया, जिसके बाद 1970 में इसे कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बना दिया गया। इस वक्त तक ईदी अमीन और युगांडा के प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे के बीच बेहद गहरी दोस्ती थी, लेकिन ओबोटे के प्रेसिडेंसी हासिल करते ही अब अमीन का दिल जलने लगा। एक वक्त पर दोनों दोस्त रहे थे, ऐसे में अमीन को ओबोटे के अंडर काम करना कैसे मंजूर होता। इधर ओबोटे ने अपने दिमाग में एक वहम पाल रखा था कि अमीन कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे, पर ऐसा था नहीं। अमीन और ओबोटे दोनों ही पावर और पैसों के लिए भूखे थे। ऐसे में अमीन को ओबोटे के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं आ रहा था। ईदी अमीन मिल्टन ओबोटे को हटाकर युगांडा के प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा था, पर मिल्टन ओबोटे के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसे में अमीन ने सत्ता को पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 1 दशक तक आर्मी को लीड करने के बदौलत अमीन ने आर्मी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने काकवा, लुगबारा, साउथ सुडानीज जैसे माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स के लोगों को फोर्स में शामिल करना शुरू कर दिया। वो इन लोगों को ट्रेन करता, पर्सनली उनके साथ उठता बैठता और पूरे फोर्सेस को अपने फेवर में करने की कोशिश करता। अमीन ने 1968 तक आर्मी के अंदर अपने लोकल लोग जो नाइल रीजन के थे उन्हें काफी बड़े संख्या में भर्ती कर लिया। लगातार माइनॉरिटीज को ट्रूप्स में रिक्रूट करने की वजह से युगांडा की सारी फोर्सेस में अब माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ चुकी थी। ये माइनर्स अमीन को भगवान से कम नहीं मानते थे। इसके बाद मौका पाते ही 1969 में ओबोटे के ऊपर अमीन ने जानलेवा हमले की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और ओबोटे सतर्क हो गया। इस हमले के ठीक बाद ओबोटे को लग गया कि अमीन को सारे फोर्सेस का चीफ बनाना उनके लिए भारी पड़ सकता है और इसीलिए उसने अमीन को डिमोट कर दिया और अब अमीन सिर्फ आर्मी चीफ बना दिया गया। इस फैसले ने अमीन को और खतरनाक बना दिया। अब उसके जीने का मकसद बन गया था ओबोटे को जान से मारकर खत्म करना और युगांडा की गद्दी हड़पना। इस बीच अमीन आर्मी चीफ रहते हुए अपने बटालियन से मिलता, उनके साथ खाता पीता और उनसे अच्छे रिलेशंस बनाता। इतना ही नहीं, इसी डिमोशन के दौरान वो आम जनता के बीच जाता, जहां वो उनके दुख दर्द को सुनता और उनसे वादा करता कि वो उन्हें सुखी बनाएगा। आम जनता और माइनॉरिटी को आर्मी में बहाल करके वो उनकी लॉयल्टी भी जीत रहा था। वो लोगों को धीरे धीरे ओबोटे के सरकार के खिलाफ भड़काने भी लगा और आम जनता का मसीहा बन बैठा। चूंकि ओबोटे की इमेज पहले से ही जनता के बीच अच्छी नहीं थी और ऊपर से इनके स्मगलिंग की कहानियां भी जनता को पता था। ऐसे में जब ओबोटे के दोस्त अमीन खुद ही जब उसकी बुराई करने लगा तो लोगों को पूरा यकीन हो गया कि ओबोटे एक करप्ट नेता है और युगांडा को उससे मुक्ति दिलानी है।
ऐसे में जब ओबोटे 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में हो रहे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तभी युगांडा में अमीन ने अपने वफादार ट्रूप्स के सहारे एयरपोर्ट, ओबोटे का घर और सारे मेन रोड्स को ब्लॉक कर दिया। ओबोटे की खराब इमेज थी ही, ऊपर से जब अमीन ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ली तो लोगों ने ईदी अमीन को ही अपना नेता मान लिया। 1971 को अमीन खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित करते हुए कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बन गया था और तब शुरू होता है ईदी अमीन का रेन ऑफ टेरर। इसने सबसे पहले ओबोटे को देशद्रोही और गद्दार बताकर एग्जाइल दे दिया और उसने ये घोषणा करवा दी कि जो भी लोग ओबोटे को सपोर्ट करेंगे उन्हें मार दिया